नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज डेट है 1 फरवरी 2022। तो चलिए आज देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स की बास्केट में क्या है डिस्कस करने के लिए। डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का हमारे दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल जो है वो इंडिया और सेंट्रल एशिया के वर्चुअल समिट से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट देखिए ये है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया का हाल ही में अभी पहला एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ। जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ के राष्ट्रपति ने इस समिट में भाग लिया, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये साइड में मैप है, आप ध्यान से इन कंट्रीज़ की लोकेशन देख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ये समिट इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में दोस्तों तब हुआ जब दोनों के रिश्ते को 30 साल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये तो हो गया कंटेक्स्ट। अब अगर हम लोग बात करें इस समिट के आउटकम्स क्या निकले, मतलब हुआ क्या इस समिट से, तो दोनों कंट्रीज़ ने, मतलब दोनों कंट्रीज़ तो नहीं कह सकते, सेंट्रल एशियन की ये 5 कंट्रीज़ और इंडिया ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि हर 2 साल में वो इस तरह का जो समिट मैकेनिज्म है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके लिए एक सेक्रेटेरिएट जो है वो न्यू दिल्ली में बनाया गया है जिसका नाम होगा इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट। और दोनों कंट्रीज़ ने चाबहार पोर्ट को यूज़ करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप अफगानिस्तान के ऊपर इसको भी सेटअप करा है। चाबहार पोर्ट दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगा। मुंबई के पोर्ट से कनेक्ट होता हुआ जो चाबहार पोर्ट है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन का काम करता है अफगानिस्तान तक जाने के लिए, और पाकिस्तान से होकर हमें ना जाना पड़े, गुड्स को समुद्र के रास्ते से इजीली कैरी करा जा सके। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है चाबहार पोर्ट की, आप इसको अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। दोनों कंट्रीज़ ने दोस्तों देखिए मिलकर डिसाइड करा है कि वो और ज़्यादा कॉपरेट करेंगे डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे आपस में, डेवलपमेंट कॉपरेशन बढ़ाएंगे, डिफेंस और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, कैसे बुद्धिस्ट एग्जीबिशंस जो है उनको शोकेस कर और दोनों मिलकर काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज करेंगे। अब अगर हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें कि इंडिया की साइड से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सेंट्रल एशिया के साथ एंगेज होने के लिए, तो सबसे पहला है इंडिया का एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। 2012 में इस पॉलिसी को लॉन्च करा गया था। एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे सेंट्रल एशिया के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए इंडिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चर डोमेन्स में काम करता है। इसके अलावा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है ये शुरू हो गया था 2019 से। फिर इंडिया ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड करी थी ताकि सेंट्रल एशिया में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सके। इसके अलावा इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल इसको स्टैब्लिश करा गया था 2020 में। इंडिया जो है वो तापी पाइपलाइन का पार्ट है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन जो है, आप इस वाले पॉइंट को इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के संदर्भ में भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट जो है INSTC, ये भी जो है इंडिया ने और सेंट्रल एशिया ने मिलकर लॉन्च करा। और अशगाबाद एग्रीमेंट जो है इसकी मदद से इंडिया जो है सेंट्रल एशिया रीजन्स के साथ डील करता है। अगर हम लोग बात करें कि सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस है क्या इंडिया के लिए, तो देखिए सेंट्रल एशिया जो है वो कमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बड़े सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं जो कि अगर इंडिया रिश्ते मजबूत करके रखेगा इन सेंट्रल एशियन कंट्री से, तो इंडिया इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, जैसे कोल, गैस, यूरेनियम। इसके अलावा सेंट्रल एशिया एक दीवार का, यानी कि एक बफर का काम कर सकता है कि वो इंडिया में पनपने नहीं देगा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को, जिसकी वजह से हमारे जो यूथ हैं वो डिस्ट्रैक्ट होकर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन ना कर ले। और नार्को टेररिज्म, यानी कि ड्रग्स जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर से जो आते हैं उनको रोकने का काम कर सकता है सेंट्रल एशिया रीजन, अगर इंडिया उससे रिश्ते अच्छे मजबूत करके रखे। और स्पेशली दोस्तों इस रीजन की, यानी कि सेंट्रल एशिया की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा और तब भी बढ़ गई है जब से अफगानिस्तान में जो है तालिबान ने रूल ओवरटेक कर लिया है। इसके अलावा इस रीजन की जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया की ये सभी कंट्रीज़ ऐसे क्रॉस रोड पर लाई करती हैं जो कि इन सभी इंपॉर्टेंट रीजन से कनेक्ट करते हैं, जैसे रशिया, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और फार ईस्ट रीजन से। तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप आपको इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट से रिलेटेड काफ़ी सारे एस्पेक्ट जो है वो जानने को मिले होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा ट्रांस बाउंड्री फिश स्टॉक्स के बारे में है। देखिए ये जो टॉपिक है ये किस बारे में है, हर एक कंट्री के एक वाटर रीजन होता है जो कि उसकी वाटर बाउंड्री होती है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, यानी EEZ कहते हैं। जैसे इंडिया का जब बॉर्डर, लैंड बॉर्डर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद
200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है इंडिया के पास, वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब हर कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दोस्तों जो है मछलियाँ जो हैं या फिर जो मरीन लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलती है, जिसको पकड़कर, जैसे फिशिंग एक्टिविटी से पकड़कर उस कंट्री की एक तरीके से एक्सपोर्ट कर या फिर लोकल मार्केट में बेचकर लोकल लोगों को, जो कि फिशरमैन होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, उनको रोज़गार मिलता है और कंट्री की आमदनी जो है वो बढ़ती है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ होती है। लेकिन एक रिपोर्ट जो है हाल ही में इस चीज़ के ऊपर चिंता जताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो फिश स्टॉक जो कि एक पर्टिकुलर रीजन का जो मिलना चाहिए, वो पूरा का पूरा एक बड़ा तादाद में फिश का ग्रुप जो है एक कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से दूसरे कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पहुंच जाता है। अब इससे दोस्तों दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर इस चीज़ की कमी हो जाती है। एक पर्टिकुलर कंट्री में ये जो स्टॉक मिलना चाहिए फिशेस का वो नहीं मिल पाता। अब दूसरी कंट्री को तो मज़े आ जाते हैं, आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन होता क्या है कि वो फिर दूसरी कंट्री जो है ओवर फिशिंग स्टार्ट कर देती है। अपने ट्रॉलर्स जो हैं उनको यूज़ कर मशीन्स को यूज़ कर फिशरमैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस ओशन वाटर्स में। उनको लगता है मछलियाँ एकदम से यहाँ पर बढ़ गई, लेकिन ओवर फिशिंग की वजह से अल्टीमेटली जो हार्म होता है वो मरीन लाइफ को होता है। तो रिपोर्ट का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इस रीसेंट रिपोर्ट का ये कहना है कि साल 2030 तक ऐसा होगा कि एक कंट्री की जो फिशरीज है वो दूसरी कंट्री में जाकर मिलेगी और ऐसे इंसिडेंट 23% तक जो है वो बढ़ जाएंगे। और एक कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर निकलते हुए जो लार्ज एक ग्रुप का जो फिशरीज का एक लार्ज ग्रुप होगा वो दूसरी रीजन में मूव कर जाएगा। ऐसे घटनाएं जो होंगी 78% होंगी। और साल 2100 आते आते ये ट्रांस बाउंड्री स्टॉक्स की जो शिफ्टिंग होगी वो 23% से बढ़कर 45% हो जाएगी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर निकलते हुए 78% से बढ़कर वो 81% हो जाएगी। एटलीस्ट एक शिफ्टिंग स्टॉक का इंसिडेंट जो है वो हमें देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब कंसर्न्स क्या होते हैं शिफ्टिंग स्टॉक के? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे फिश कैचेबिलिटी के प्रोडक्शन पर जो है प्रभाव पड़ता है। लाइवलीहुड जो होती है लोगों की वो प्रभावित होती है। अभी मैं इस पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, लेकिन बात वही है कि जो करंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क हैं कि ओशन रिसोर्सेज मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, फिशेस को अच्छे से मैनेज करा जाना चाहिए, इसके लिए जो बड़े सारे फ्रेमवर्क हैं ये सारे हार्म होते हैं। और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, एक कंट्री जहाँ पर फिशेस अभी तक मिलती थी, अब वहाँ पर जो है फिशेस की अवेलेबिलिटी वो कम हो गई है, तो यहाँ के लोगों का लाइवलीहुड जो है प्रभावित होगा। दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर ये फिशेस रीजन ए से निकलकर रीजन बी में पहुंच गई हैं, तो ऐसी कंट्रीज़ में फिशरमैन जो है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया अल्टीमेटली जो हार्म होगा वो फिशिंग लाइफ के ऊपर होगा, मरीन लाइफ के ऊपर होगा, जिसकी वजह से अब इस पॉइंट के ऊपर आप आइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं दोस्तों वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 ये कहता है कि लाइफ बिलो वाटर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर स्पेशली बात करी जाती है फिशेस की और फिशरी रिसोर्सेज की, कि उनको बचाना ज़रूरी है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन या फिर ओवर फिशिंग किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि क्लाइमेट चेंज के और दुष्परिणाम क्या निकलते हैं फिशरीज़ के ऊपर, तो इसकी वजह से फिश डाइवर्सिटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन की समस्या जो है वो देखने को मिली है हमें बड़े सारे ओशन वाटर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिश प्रोडक्शन जो है वो भी कम होती है। अब वेरियस जो कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है, तो क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज एजेंडा के ऊपर, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर इफेक्टिवली काम करा जा सके और क्लाइमेट चेंज जो है उसको रोका जा सके, इसके लिए हर कंट्री को एक नेशनल लेवल पर पॉलिसी जो है वो फ्रेम करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट भी इससे मिलता जुलता ही है कि नेशनल लीगल एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है होना चाहिए, हर कंट्री के पास होना चाहिए। रेजिलियंस जो है दोस्तों बिल्ड करना पड़ेगा, हर एक कंट्री को साथ में आना पड़ेगा, एक कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि सारी कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ और एक्शंस हो वो एक कॉमन डायरेक्शन में हो, और इंटरनेशनल फिशरीज एग्रीमेंट जो है उनमें कुछ बदलाव करने की अगर आवश्यकता है तो उसको करा जा सके। अब ये जो कंसेप्ट है ना दोस्तों शेयर्ड स्टॉक का, या जिसको हम लोग ट्रांस बाउंड्री फिश स्टॉक के नाम से बोल रहे हैं इस आर्टिकल में, ये एक्चुअली शेयर्ड स्टॉक जो इसका नाम होता है रियल में। और ये कंसेप्ट जो आया था दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का जो एक ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज, और उसका जो एक क्लेम है कि कोस्टल स्टेट्स का कितना एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जिसमें वो लोग फिशिंग कर सकते हैं, ये उससे रिलेटेड है। बैकग्राउंड इसका ये है।
तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो शेयर्ड स्टॉक है दोस्तों, उनको 4 कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाई करा जाता है, 4 नॉन एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में। आइए एक एक करके इन कैटेगरीज को देखते हैं। सबसे पहले शेयर्ड स्टॉक की दोस्तों जो कैटेगरी है, जो नॉन एक्सक्लूसिव कैटेगरी है, वो है ट्रांस बाउंड्री स्टॉक। जब कोई मरीन लाइफ जैसे फिशेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है एक कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्रॉस कर जाए तो वो होता है इवेंट ट्रांस बाउंड्री स्टॉक का। दूसरा है स्ट्रैडलिंग स्टॉक। जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अलावा वो एक ग्रुप ऑफ फिशरीज हम लोग दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल का मेन मुद्दा है इसलिए इसको फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मरीन लाइफ हो सकती है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अलावा जो आसपास की हाई सीज है ऐसे एरिया में जो कि उस कंट्री की नेशनल जुरिसडिक्शन का पार्ट नहीं है, अगर ऐसे सीज में वो एंटर कर जाए तब वो एग्जाम्पल होता है स्ट्रैडलिंग स्टॉक का। फिर तीसरा होता है हाई माइग्रेटरी स्टॉक्स, जिसमें फिशेस का एक लार्ज ग्रुप जो है या फिर मरीन लाइफ का एक लार्ज ग्रुप जो है वो माइग्रेट कर जाए वास्ट ओशनिक रीजन्स में, जहाँ पर हाई सीज भी हो और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी हो लेकिन दूसरी कंट्री का। और लास्ट होता है डिस्क्रीट स्टॉक्स। ये जो है दोस्तों शेयर्ड स्टॉक का एक ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ हाई सीज के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए कि एक कंट्री की जो फिशरी रिसोर्सेज थी या फिर जो मरीन लाइफ थी वो अब हाई सीज के एरिया में जाकर जो है मिक्स हो गए, मर्ज हो गए, और अब उस कंट्री के जो कोस्टल बाउंड्री है वहाँ पर बिल्कुल भी इस तरीके के स्टॉक नहीं पाए जा रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल होगा डिस्क्रीट स्टॉक का। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा ट्रांसबाउंड्री फिश से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो हाल ही में 2021-22 के लिए जो है आयोजित करी गई। इसके अंदर ये बोला गया कि जो समर क्रॉप्स हैं वो एक तरीके से फास्ट कैश देने का काम करते हैं फार्मर्स को, और खारिफ और राबी सीजन के बीच में जो फार्मर्स को वेट करना पड़ता है तो उसके लिए एक अच्छा प्रॉफिट का स्रोत है फार्मर्स के लिए। अगर हम लोग बात करें समर क्रॉप्स के बारे में, जिसको ज़ैद क्रॉप्स भी कहते हैं, इनको मार्च और जून के महीने में उगाया जाता है। इसके लिए हमें वार्म ड्राई वेदर की ज़रूरत होती है, ठीक है, और लॉन्गर डे हमें चाहिए होता है एक अंकुर को फूटने के लिए, एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए। कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर मेजरली 3 तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, दालें, कोर्स और न्यूट्री सीरियल्स और ऑयल सीड्स। दालें जैसे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम और दूसरी पल्सेस। कोर्स और न्यूट्री सीरियल्स में आ जाता है मेज़, बाजरा, ज्वार, रागी, और ऑयल सीड्स में आ जाता है ग्राउंड एंड सेसामम, सनफ्लावर। ये एरिया है कल्टीवेशन का हमारे देश के अंदर जिस ऑर्डर में ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। अगर एक ट्रेंड की बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि साल 2021 में दालें जो थी या दालों के अंडर जो एरिया आता था जहाँ जहाँ दालें ग्रो होती थी वो सबसे हाईएस्ट था आउट ऑफ ऑल द समर क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप जितने थे सबसे ज़्यादा दालें उगाई गई उसके अंदर। फिर उसके बाद नंबर आता है कोर्स और न्यूट्री सीरियल्स का, और लास्ट में ऑयल सीड्स। तो ये एक ऑर्डर है। आगे बात करते हैं लिमिटेशंस क्या होती है समर क्रॉप्स की। ये जो ग्रोइंग सीजन होता है इनका काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो शॉर्ट होता है। मार्च से लेकर मई महीने तक में इनको उगाया जाता है। इनके लिए लेस मॉइस्चर डिमांडिंग क्रॉप्स ही सिर्फ उगाए जा सकते हैं इसमें। समर क्रॉप्स या ज़ैद क्रॉप जिसको हम लोग कहें, ये सिर्फ जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं उसी एरिया में जो हैं उगाए जा सकते हैं। अब जो जंगली जानवर होते हैं वो कभी कभार फसलों को बर्बाद कर देते हैं। उसके अलावा समर सीज़न का जो एरिया है वहाँ पर एडिक्वेट कवरेज जो है वहाँ पर नहीं दी जाती, क्योंकि गर्मी वगैरह बहुत होती है और जो है मिट्टी सूख जाती है, टाइम टू टाइम पानी डालना पड़ता है। और ये सीज़न स्पेसिफिक वेराइटीज़ जो होती हैं क्रॉप्स की, मतलब अलग अलग दालों की या फिर कोर्स और न्यूट्री सीरियल्स या हमने देखा ऑयल सीड्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि सपोर्टिंग प्रोग्राम्स हैं क्या सरकार की तरफ से समर क्रॉप्स के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा एक है टारगेटिंग राइस फैलो एरियाज प्रोग्राम, जिसकी वजह से हमारे देश में पल्सेस और ऑयल सीड्स को प्रमोट करा जाता है। फिर है इंटरक्रॉपिंग इन ऑयल पाम, जिसकी वजह से ऑयल सीड्स और ऑयल पाम प्लांटेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर है इंटरक्रॉपिंग इन शुगर केन, स्प्रिंग प्लांटिंग, मार्च और अप्रैल के महीने में जो है शुगर केन को उगाया जाए। और लास्ट है समर वेजिटेबल्स अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये चौथा एस्पेक्ट है जो कि समर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़ैद क्रॉप्स पे फोकस करने के लिए आया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज से रिलेटेड। क्या है ये? देखिए, ये एक कोलैबोरेशन है जिसमें हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स ने फ्रांस कंट्री के स्टार्टअप्स के साथ मिलकर एक जो है चैलेंज एक प्रकार से लिया है कि किस तरीके से वेस्ट जो है उसको मैनेज करा जा सकता है इफेक्टिव तरीके से। 4 एरियाज़ में इसके अंदर काम करा जाएगा। सोशल इंक्लूजन, ज़ीरो डंप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और
ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल एनेबलमेंट। तो रिसेंटली हरियाणा ने दोस्तों जो है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो एक्टिविटीज़ हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, अभी हम बात करते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करा है। जैसे हरियाणा ने वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करवाए हैं और इसके अलावा कम्युनिटी लिच पिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करवाए हैं। ग्रे वाटर देखिए दोस्तों एक ऐसा वेस्ट वाटर होता है जिसको घरों के शावर, बाथरूम, सिंक, किचन, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन से जो गंदा पानी जो निकलता है उसको हम लोग ग्रे वाटर कहते हैं। ये हमारे एंटायर घर के पूरे वेस्ट वाटर का 50 to 80% पार्ट जो है ये शामिल होता है ग्रे वाटर की कैटेगरी में। अब अगर हम लोग दोस्तों ओपन डेफिकेशन फ्री इनिशिएटिव की बात करें तो जो सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री जो पहली बार आया था उसका मकसद था कि टॉयलेट जो है वो लोगों के लिए एक्सेस करवाए जाएं। फिर जब वो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्रोटोकॉल बना तो उसके अंदर ये थे कि जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो सस्टेन तरीके से लोग यूज़ करते रहे, यूज़ करना ना छोड़े, इसके लिए सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। फिर ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस प्रोटोकॉल था इसका मतलब इसका फोकस इस चीज़ पे था कि सैनिटेशन सस्टेनेबिलिटी को हमें अचीव करना है, कंप्लीट सैनिटेशन पे फोकस करना है। अब ये कैसे कि टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवा दिए, टॉयलेट को मेंटेन करवाने का काम करवा दिया, अब जो वेस्ट है उसको अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से मैनेज करा जाए, सॉलिड वेस्ट को भी लिक्विड वेस्ट को भी। अब ग्रे वाटर मैनेजमेंट में दोस्तों 3 ईजी प्रिंसिपल्स का पालन करा जाता है। एक होता है रिड्यूस, कि किस तरीके से हम लोग फ्रेश वाटर को अच्छे से यूज़ करें और ग्रे वाटर जो है उसकी जनरेशन जो है वो मिनिमम क्वांटिटी में हो क्योंकि इन्वायरमेंट को और मरीन लाइफ को पॉल्यूट कर सकता है। उसके बाद रीयूज़, हम लोग ग्रे वाटर को कैसे जो है दूसरे कामों में जैसे किचन गार्डन, व्हीकल वॉशिंग, टॉयलेट फ्लशिंग इन सब में यूज़ कर सकते हैं। फिर है रिचार्ज, हम लोग ग्राउंड वाटर को किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं ग्रे वाटर के साथ टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके, जैसे सोकेज पेड़ बनाकर या फिर लीच पेड़ बनाकर। तो ये दोस्तों आर्टिकल था स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड यानी ESS। कंटेक्स्ट देखिए दोस्तों ये है कि हाल ही में हमारे देश में एक ड्राफ्ट पॉलिसी आई है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड कि किस प्रकार से जो बिजली है उसको लार्ज स्केल पे स्टोर करा जा सकता है और अलग अलग लेवल पे काम हो, बिजली की जनरेशन हो, उसका ट्रांसमिशन हो और डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरे देश भर में। इसके लिए मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर ऐसा कहें हम लोग मिनिस्ट्री ये वाली रिस्पॉन्सिबल है, पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस ड्राफ्ट पॉलिसी की हाईलाइट्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर मैं आपको शॉर्ट और इजी वे में बताऊं, इस ड्राफ्ट पॉलिसी में ये कहा गया है कि हमारे देश में जो बिजली है स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी जो है उससे जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो स्टोर करके रखी जाए। अब उसको स्टोर कोई एक कंपनी कर सकती है, कोई एक स्टार्टअप कर सकती है या फिर जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं। अब जब बिजली अगर स्टोर करने का तरीका अगर लोगों ने ढूंढ लिया तो वो दूसरे स्टेट्स में जो है अपनी इस स्टोर करी हुई बिजली को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और कितने अमाउंट जो है बिजली परचेज और सेल करी जाएगी इसके लिए एक सर्टिफिकेट की बात करी गई है जिसका नाम है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। ठीक है कि इतने अमाउंट में जो है परचेजिंग और सेलिंग होनी चाहिए। और ट्रांसमिशन कॉस्ट जो होगा अगर इस तरह की बिजली जो परचेज और सेल करी जा रही है अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है तो उसके लिए कुछ पैसा भी जो है वो माफ़ करा जा सकता है, यानी कि फालतू का टैक्स बर्डन जो है वो कस्टमर्स पे नहीं आएगा। अगर हम लोग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें कि अगर ये एक्ट बन जाता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इंडिया की एनर्जी नीड जो है उससे जो है वो सिक्योर रहेंगी और हमारा जो इंपोर्ट बिल होता है बैटरीज के ऊपर या फ्यूल के ऊपर ये रिड्यूस होगा और क्लीन एनर्जी प्रमोट होगी और इंटेंशनली नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन के जो टारगेट्स हैं वो इससे अचीव करे जा सकते हैं। फिर अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो दोस्तों हर प्रोजेक्ट के साथ जैसे नए चैलेंजेस जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं कि प्रोजेक्ट कितना वायबल है इसको देखने की जो है जिम्मेदारी वो सरकार को लेनी चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस आ सकते हैं और इसके अलावा हमारे देश में ऐसे प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए लिथियम और कोबाल्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन इन मिनरल्स का रिजर्व जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दोस्तों होता क्या है, इससे पहले जो सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा था जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दोस्तों एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी जनरेट करी जाती है जैसे सोलर एनर्जी से, विंड पावर से, उनको स्टोर करा जा सके और जब कस्टमर्स को किसी भी स्टेट में पूरे देश में ज़रूरत हो उस पावर की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो उनको यूज़ करा जा सके। इसके लिए बड़े सारे
ग्रिड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को यूज़ करा जाता है, जैसे बैटरीज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज, एयर एनर्जी स्टोरेज, थर्मल स्टोरेज, हाइड्रोजन फ्लाईवेज, और इस तरीके का कुछ जो है आपको जो सेटअप इमेज में दिख रहा है वो बनाया जाता है कि एनर्जी किस तरीके से स्टोर रहे। अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा इंडिया EU रिलेशनशिप से रिलेटेड है। यहाँ पर BTIA का मतलब है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो दोनों कंट्री जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, जो इनका ग्रुप है, इन्होंने साथ में कोलैबोरेट करने के लिए एक अहम कदम उठाया कि किस तरीके से ये लोग ट्रेड एरियाज़ में, ट्रेड नेगोशिएशन में काम करेंगे। इसके लिए हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने जो है डिमांड रेज करी है कि हमें मिलकर साथ काम करना चाहिए और ट्रेड रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आस्पेक्ट हैं, उनको दूर करने की हमें आवश्यकता है। इस मीटिंग के दौरान, या फिर हम लोग ऐसा कहें कि इस कोऑपरेशन इनिशिएटिव के दौरान, स्पेशली इंडिया और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक वर्चुअल कॉन्वर्सेशन हुई कि किस तरीके से वो लोग कोऑपरेट करने वाले हैं आने वाले टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन में बड़े सारे इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके अलावा इंडिया और EU ने साथ मिलकर ये डिसाइड करा है कि वो एक इंडो पैसिफिक कैंपस ऑन हेल्थ जो है इसको क्रिएट करेंगे, ताकि दोनों ग्रुप्स के बीच में जो ट्रेनिंग है, इनोवेशन है, कोऑपरेशन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, यानी कि दवाइयों के फील्ड में, वो साथ में जो है अहम कदम जो है वो ले दोनों ग्रुप्स जो है इंडिया और EU। इंडिया EU बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है दोस्तों दोनों कंट्रीज़ के बीच में 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन ये डेडलॉक की स्थिति में आ गया 2013 से, मतलब बात रुकी हुई थी। अब जो है 8 साल के डेडलॉक के बाद जो है दोनों ग्रुप्स के बीच में जो है इंडिया और EU एज अ ग्रुप के बीच में बात फिर से स्टार्ट होना शुरू हुई है। अब दोनों कंट्रीज़ की देखिए दोस्तों ट्रेड के आस्पेक्ट में अलग अलग डिमांड है। जैसे इंडिया डिमांड करता है कि उसको एक सिक्योर स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करा जाए यूरोपियन यूनियन की साइड से। जो स्किल्ड वर्कर्स की जो मूवमेंट है उनके लिए नॉर्म्स जो हैं काफ़ी ईजी रहे। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो हैं उसमें इंडिया को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, एज वेल एज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के नॉर्म्स में भी रिलैक्सेशन इंडिया को मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन इंडिया से ये डिमांड करता है कि इंडिया अपनी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर उसमें थोड़ा सा रिडक्शन करे। इंडिया टैक्स को कम करे वाइन्स और स्पिरिट्स के ऊपर जो कि यूरोप से आते हैं, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़ से जो है इंडिया में भेजे जाते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का जो ग्रुप है वो ये डिमांड करता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम होना चाहिए इंडिया के अंदर, ताकि किसी भी तरीके से जो है किसी के इनोवेशन की फेक कॉपी होकर और जो प्रॉफिट कमा लिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम का वायलेशन कर वो ना हो। इंडिया जो है अपने डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन करे और जो भी प्रोडक्ट जो है यूरोपियन यूनियन की कंट्री से जो कि इंडिया में आते हैं, इंडिया उसको प्रोटेक्ट करे जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग देकर। ठीक है, तो ये यूरोप की कुछ डिमांड है और कुछ इंडिया की डिमांड है, और इन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए 2013 में टॉक्स हुई थी, लेकिन तब से जो है बात अटकी पड़ी थी। लगभग 8 साल हो गए थे। अब फाइनली उन टॉक्स को रिज्यूम करा गया है यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा और हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है मिस्टर एस जयशंकर। तो इतना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था दोस्तों वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी था हमने डिस्कस करा। तो आज की डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को UPSC और स्टेट PSC के डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।